नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार स्नेही मदर टेरेसा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हिंदू विधि के अंतर्गत कर्ता क्या होता है, कर्ता क्या अधिकार है, कर्ता कौन हो सकता है आदि के बारे में विस्तार से यहाँ पर चर्चा करूँगा। हिंदू विधि के अंतर्गत सबसे पहला प्रमुख प्रश्न आता है कि कर्ता होता क्या है। तो साधारण सी बोलचाल भाषा में अगर हम कहें तो कर्ता परिवार का प्रधान या मुखिया होता है, जो परिवार का ज्येष्ठ होता है, यानी कि जो परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो कर्ता कहलाता है। अगर सरल अर्थ में हम कहें कि जो परिवार का जब सबसे बड़ा व्यक्ति होगा वो परिवार का कर्ता कहलाता है, भले ही वो अपंग या बूढ़ा क्यों ना हो। ये जरूरी नहीं है कि वो अगर बूढ़ा है तो वो कर्ता नहीं होगा, वो कर्ता ही होगा। यानी सीधी सी बात है कि जो परिवार का ज्येष्ठ व्यक्ति होगा वो कर्ता कहलाता है। हालांकि संयुक्त कुटुंब में कर्ता का स्थान अद्वितीय है। कर्ता संयुक्त कुटुंब की धुरी होता है। कर्ता की स्थिति इतनी अनुपम है कि संसार की किसी भी व्यवस्था में इस जैसा कोई दूसरा पद नहीं है। हालांकि ये भी सही है कि कर्ता की शक्तियाँ असीमित होती हैं, परंतु फिर भी उसकी शक्ति कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बंधी होती हैं। उसको हम कर्ता कहते हैं। यानी जो कार्य कर रहा है परिवार में, परिवार की देखभाल कर रहा है, वो कर्ता कहलाता है। अब प्रश्न आता है कि कर्ता कौन हो सकता है। तो कर्ता जो है, अगर हम इस ग्राफ के माध्यम से आपको समझाएं कि कर्ता कौन हो सकता है, तो सबसे पहले कर्ता, फिर ज्येष्ठ सहायकी, जिसको कि जो बड़ा व्यक्ति होता है वो, उसके बाद आता है कनिष्ठ सहायकी, जहाँ पे ज्येष्ठ नहीं है वहाँ कनिष्ठ रहेगा, और कनिष्ठ के बाद भी अगर कोई नहीं बचता है तब वहाँ पर माता कर्ता आ जाती है। ये साधारण सी ग्राफ के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे प्रमुख कर्ता होता है ज्येष्ठ सहायकी, फिर ज्येष्ठ सहायकी की अनुपस्थिति में कनिष्ठ सहायकी, कनिष्ठ सहायकी भी अगर नहीं रहता है तब माता कर्ता आती है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले ज्येष्ठ सहायकी क्या है। तो हिंदू विधि में ज्येष्ठ सहायकी ही संयुक्त कुटुंब का कर्ता होता है। यानी जो संयुक्त कुटुंब परिवार है हमारा, उसमें बड़ा व्यक्ति ही कर्ता होता है। ज्येष्ठ सहायक ज्येष्ठ होने के कारण ही कर्ता होता है। यानी जो बड़ा व्यक्ति है वो इसी कारण से ही कर्ता बनाया जाता है कि वो परिवार का बड़ा है। ज्येष्ठ सहायक कर्ता का होने के कारण ही वह कर्ता कहलाता है। कर्ता का पद ज्येष्ठ होने के कारण प्राप्त करता है, ना कि अन्य सहायकियों की सर्वसम्मति से। कहने का अर्थ है कि कर्ता जो है बड़ा है, इसलिए उसको कर्ता का पद मिला है। किसी भी प्रकार से अन्य प्रकार से ये पद उपलब्ध नहीं हो सकता है, या कहें कि अन्य प्रकार से ये धारण नहीं कर सकता है। जब तक कि वह जीवित है कर्ता बना रहता है, चाहे वह वृद्ध हो गया हो, अपंग हो गया हो, या दुबला ही क्यों ना हो गया हो, वो कर्ता की स्थिति ही में रहेगा। अब आता है कनिष्ठ सहायकी। यानी कनिष्ठ सहायकी क्या होता है। तो बात करें कि ज्येष्ठ सहायकी होते हुए भी कनिष्ठ सहायक कर्ता नहीं हो सकता। यानी कि जब तक ज्येष्ठ सहायकी है तब तक कनिष्ठ सहायक नहीं हो सकता है, परंतु सहायकियों की सहमति से या अनुबंध द्वारा कनिष्ठ सहायक हो सकता है। परंतु ऐसी स्थिति में अन्य सहायकी जब तक चाहे अपनी सहमति वापस ले सकते हैं। यानी अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अगर सहायक कर्ता हो रहा है, तो जिनकी सहमति ली गई है कर्ता बनाने के लिए, वो अपनी सहमति कभी भी वापस ले सकते हैं। अब आता है, बात करें माता सहायक कर्ता हो सकती है कि नहीं। तो कर्ता होने के लिए सहायक होना आवश्यक शर्त है कि वो पुरुष हो। यानी चूंकि स्त्री सहायक नहीं हो सकती है, अतः वह कर्ता भी नहीं हो सकती है। अगर हम बात करें कि पुरुष प्रधान जो है समाज, पुरुष को ही मान्यता देती थी और इसी को ही सहायकी का विभिन्न प्रमुख अंग माना गया था, परंतु नागपुर न्यायालय के फैसले में यह कहा गया है कि
जहाँ पर कि वयस्क पुरुष की अनुपस्थित हो या नहीं है, तो वहाँ पर माता कर्ता हो सकती है। उसके अधिकार और शक्तियाँ पुरुष के समान ही होती हैं। यानी कि जहाँ पर कनिष्ठ सामुदायिक या ज्येष्ठ सामुदायिक नहीं है, वहाँ पर माता कर्ता हो सकती है। उसके सभी अधिकार इन दोनों के बराबर ही रहेंगे। जो ज्येष्ठ सामुदायिक या कनिष्ठ सामुदायिक के होते हैं, वो सभी राइट माता कर्ता को प्राप्त रहते हैं। अब आता है बात, क्या एक से अधिक कर्ता हो सकते हैं? यानी कि क्या एक से अधिक कर्ता हो सकते हैं? बात ये प्रमुख आती है कभी कभी कि भाई कर्ता ये भी होगा, कर्ता वो भी होगा। तो इस बारे में स्पष्ट कहा गया है कि हिंदू विधि के अंतर्गत सामान्यतः संयुक्त कुटुंब में कर्ता एक ही होता है, परंतु सहमति या अनुबंध या आचरण द्वारा एक से अधिक कर्ता भी हो सकते हैं। कहने का अर्थ है कि एक से अधिक भी कर्ता हो सकते हैं परिवार में, वो लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि ऐसी कोई सहमति बनी हो या कोई अनुबंध या किसी के आचरण के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है, तो वो एक से अधिक कर्ता भी हो सकते हैं। अब आता है कि कर्ता की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भाई कर्ता तो प्रधान होता है, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो कर्ता की आवश्यकता के लिए है कि संयुक्त परिवार में कर्ता की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि वह संयुक्त परिवार में काफ़ी सदस्य होते हैं। इन सभी सदस्यों की देखभाल व उनके भरण पोषण, संपत्ति की देखभाल के लिए ही कर्ता की आवश्यकता होती है। यानी कि उनके पूर्ण रूप से भरण पोषण, उनकी देखभाल या जो भी उनको दुख दर्द है परिवार के, उन सब को हरण के लिए कर्ता की आवश्यकता होती है। अब बात करें हम कि कर्ता के अधिकार क्या क्या होते हैं। पहले बात करते हैं कर्ता की स्थिति क्या है। भाई कर्ता हो गया है कि कर्ता की स्थिति क्या है परिवार में, तो कि कर्ता की स्थिति क्या रहती है परिवार में, तो इस बारे में कहना पड़ेगा कि कर्ता का स्थान अद्वितीय। संयुक्त कुटुंब में अन्य सदस्यों के साथ उसके संबंध ना तो भागीदार के और ना ही मालिक के और अभिकर्ता के होते हैं। उसकी स्थिति व्यवसाय व उद्योग के प्रधान की तरह ही होती है। जिस प्रकार से उद्योग का प्रधान करता रहता है, उसी प्रकार से परिवार का प्रधान भी करता ही होता है। या हम बात करें कि उसकी कह सकते हैं हम इस प्रकार से कि कर्ता की स्थिति अद्वितीय होती है, अनुपम होती है। अब बात करते हैं कि कर्ता के अधिकार और शक्तियाँ क्या क्या हैं, जो प्रमुख रूप से कभी कई परीक्षाओं में आ चुका है। ये क्वेश्चन लॉ की परीक्षाओं में भी आता है, PCS और जो भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं या नेट के पेपर होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन अधिकतर आता है कि कर्ता के अधिकार और शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। तो सबसे प्रमुख इसकी शक्ति या अधिकार सबसे प्रमुख होता है संपत्ति का अधिकार, यानी संपत्ति का अधिकार। तो हिंदू विधि का हिंदू सामुदायिकी का कर्ता सामुदायिक संपत्ति को इस रीति से रखता है जिस रीति से प्रबंधन किया जा सके, यानी कि जिस रीति से उसको प्रबंधन परिवार का कर सके, वो उस रीति से उस धन का उपयोग करता है, संपत्ति का प्रबंधन करता है कि उसको कहाँ परिवार को कमी पड़ रही धन की, या कहाँ परिवार को धन की आवश्यकता है, या किस प्रकार से धन का उपयोग करना है आदि का अधिकार कर्ता के पास होता है। शक्ति होती है कि वो धन कहाँ खर्च करे। दूसरा होता है कि परिवार के प्रतिनिधित्व का अधिकार, यानी परिवार का जो है मुखिया प्रधान होता है, वो परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू परिवार का कर्ता परिवार का प्रतिनिधि माना जाता है तथा वह इसका समान प्रतिनिधित्व भी करता है। परिवार के सभी कृत्य उसी के कृत्य माने जाते हैं कि भले ही परिवार का कोई भी सदस्य कार्य करता हो, जो कृत्य भी होगा वो कर्ता का ही माना जाता है कि ये कर्ता ने किया है। अगर अच्छा कृत्य हो रहा है तब भी कर्ता के उससे ही जाता है, और अगर खराब कृत्य करता है तब भी ये उलाहना की जाती है कि फलां व्यक्ति का ये कार्य था या फलां व्यक्ति के परिवार से ये कार्य था, तो वो कर्ता का ही कार्य माना जाता है। अगला अब जो अधिकार शक्ति की बात करें हम, तो उसमें आता है कि प्रत्येक सामुदायिक अन्य सामुदायिकी की मृत्यु पर उत्तराधिकार के आधार पर संपत्ति प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत होता है। यानी किसी परिवार में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। अगला पॉइंट आता है प्रत्येक सामुदायिक की संपत्ति से भरण पोषण की मांग करने हेतु प्राधिकृत है। यानी कर्ता से व्यक्ति जो परिवार का वो मांग कर सकता है भरण पोषण के लिए। फिर आता है कि प्रत्येक सामुदायिक
साझेदार की संपत्ति के विरुद्ध अन्य साझेदार के द्वारा किए जाने वाले अपराधिकृत कृत्यों के हेतु अधिकृत होता है। यानी कि अगर कोई गलत कृत्य कर रहा है तो उसको रोकने का अधिकार कर्ता के पास होता है कि वो उन गलत कृत्यों को रोकने के लिए उचित प्रयास करे। अगला आता है प्रत्येक साझेदार की संपत्ति के अपने अंश का अभित्याग करने हेतु अधिकृत होता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण होता है किसी भी कर्ता के लिए कि अगर किसी न्यायालय में कोई बात चल रहा है तो वो उस बात को खारिज करवाने के लिए या किसी पर बात दायर करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो आज की ये वीडियो में था कर्ता की स्थिति, कर्ता क्या हो सकता है, कर्ता कौन होता है, कर्ता की स्थिति क्या होती है, कर्ता के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, कर्ता के अधिकार क्या होते हैं आदि के बारे में इस बार आज हमने अपने वीडियो में बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।